हेलो दोस्तों, जीएस मंत्रा परिवार की तरफ से मैं अतुल तिवारी आप सबका स्वागत कर रहा हूं। आज से मैं जीएस मंत्रा प्लेटफॉर्म पे आपके लिए रीजनिंग स्पेशल का कोर्स लेके आ रहा हूं। रीजनिंग बहुत सारी परीक्षाओं में पूछी जाती है। आप चाहे छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक जाएंगे, यानी कि एमटीएस से लेकर यूपीएससी तक रीजनिंग पूछी जाती है। हर परीक्षा में रीजनिंग के प्रश्नों का स्तर अलग अलग होता है। जैसे कि आप बैंक की रीजनिंग पढ़ेंगे तो आपको प्रश्नों का स्तर अलग मिलेगा। जैसे आप स्टेट पीसीएस को देते हैं या फिर यूपीएससी को देते हैं तो आपको प्रश्नों का स्तर अलग मिलेगा। बेसिकली रीजनिंग में दो ही तरह की रीजनिंग पढ़नी होती है हमें। क्या? एक तो वर्बल पढ़नी होती है और दूसरी नॉन वर्बल। एक वर्बल होती है और दूसरी नॉन वर्बल होती है। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं या इस प्लेटफॉर्म को पहली बार देख रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी पहुंच काफी लंबी हो सके और हम आपका सहयोग भरपूर कर सकें। तो मैं आपको बता रहा हूं कि रीजनिंग में दो ही टॉपिक मेन है, वर्बल और नॉन वर्बल। इसके पहले कि मैं आपको आगे बढ़ूं, आपको ये जानना जरूरी है कि वर्बल क्या है और नॉन वर्बल क्या है। वर्बल का मतलब होता है भाषिक, जिसको हम भाषा में लिख सके, और ये क्या होता है? अभाषिक, जिसको हम भाषा में लिख ना सके। मतलब ये क्या होता है कि चित्रों से संबंधित होता है। आप कई बार प्रश्नों में देखते होंगे कि आपसे फिगर काउंटिंग, आपसे छुपे हुए आकृतियों, इस तरह के प्रश्नों को पूछता रहता है। तो दो ही टॉपिक हैं, दो ही तरह की रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी, वर्बल और नॉन वर्बल। आगे आने वाले एग्जाम जैसे कि एनटीपीसी है, उसके बाद ग्रुप डी होना है रेलवे का ही, उसके अलावा एसएससी के एग्जाम्स हैं, और या फिर जो भी स्टेट के एग्जाम्स हैं, या फिर सेंटर का कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें रीजनिंग आती होगी। अगर आप मेरी वीडियोस को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरी तरह देख लेंगे, हर एक चैप्टर को पूरी तरह देख लेंगे, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कोई भी प्रश्न कहीं से भी होगा, आपसे छूटेगा नहीं। तो आज मैं पहला टॉपिक स्टार्ट करता हूं। मेरा पहला टॉपिक होगा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम स्टार्ट करूंगा और इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होंगे उनको वैसे ही कवर करता जाऊंगा। जैसे वेन डायग्राम से रिलेट करता हुआ सिलोजिज्म होता है, न्याय निगमन होता है। तो क्या होगा कि चैप्टर्स के बीच इंटरलिंक होगी, आपका मन भी लगा रहेगा, पीछे जो भी पढ़े रहेंगे वो आगे काम आएगा। ऐसा नहीं कि पीछे जो पढ़े हैं वो वहीं पे खत्म हो गया, जो पीछे पढ़े हैं वो आगे काम आएगा। तो हम सबसे पहले आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं? वेन डायग्राम, वेन आरेख। कहने को ये टॉपिक बहुत छोटा है, इतना कि मैं बस 2-3 क्लास में इसको खत्म कर सकता हूं, लेकिन इसमें इतना लॉजिक है कि आपके सवाल किसी भी परीक्षा के होंगे यकीनन गलत कर सकते हैं अगर आप इसको नहीं जानते होंगे। वेन आरेख, वेन आरेख का मतलब होता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है? इससे रिलेट करता हुआ एक और चैप्टर होता है, मैं आपको उसका नाम यहीं पर बता दे रहा हूं और दोनों में फर्क भी बता देता हूं कि क्या फर्क होगा। सिलोजिज्म, न्याय निगमन, क्योंकि इसके बाद में आपको वही पढ़ाने वाला होगा। बेसिकली दो तरह की चीजें हैं, एक जो वास्तविक है और एक जो काल्पनिक। हम जो अभी पढ़ने वाले हैं वेन आरेख, ये क्या है? ये वास्तविक है, ये एकदम वास्तविक है, यानी कि आपकी वास्तविक दुनिया से संबंध रखता है और इसमें जो भी बातें होंगी सब कुछ सच होंगी। सिलोजिज्म क्या है? न्याय निगमन क्या है? तर्क इसमें भी रखता है, लॉजिक इसमें भी रखता है, सवाल इससे भी अच्छे बनते हैं, लेकिन ये क्या है? काल्पनिक। काल्पनिक का मतलब क्या? इसमें आपसे बोलेगा कि सभी कुत्ते शेर हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि सारे कुत्ते शेर हो जाएं? या सभी कुर्सियां मेज हैं? ये भी नहीं पॉसिबल है। तो सिलोजिज्म जो है, न्याय निगमन जो है, वो क्या है? काल्पनिक है, और वेन आरेख जो है क्या है? वो वास्तविक है। वेन आरेख को समझाने के लिए मैं आपके सामने 3 शब्द लिखूंगा और तीनों में आपसे कहूंगा कि आप इनके बीच कोई एक ऐसी बात बताओ जो कॉमन है। क्या लिखता हूं मैं आपके सामने? मैं लिखता हूं पहला शब्द बिल्ली, दूसरा शब्द लिखता हूं पालतू पशु, तीसरा शब्द मैं आपके सामने लिखता हूं कुत्ता। वेन आरेख का मतलब होता है कि चीजों को सर्कल के माध्यम से रिप्रेजेंट करना। जैसे अगर मैं इसमें ए लिख दूं तो ये पूरा ही पूरा सर्कल किसको रिप्रेजेंट करेगा? ए को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं इसमें बी लिख दूं, ये दूसरा सर्कल है, तो इस सर्कल के अंदर आने वाला हर एक हिस्सा, चाहे वो जहां पर भी होगा, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? बी को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैंने आपसे कहा कि मैंने आपके सामने 3 शब्द लिख रखे हैं। कौन कौन से?
बिल्ली, पालतू पशु और कुत्ता। आपको इनके बीच संबंध बताना है और वैसे संबंध बताना है जो वास्तविक है। ऐसा कोई संबंध नहीं बताना जिसको आप कल्पना के आधार पर कह पाओ। हम सब कुछ वास्तविक बताना है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। हम बिल्ली को पालते हैं, ये एक सच है, ठीक है, और हम कुत्ता भी पालते हैं, ये भी एक सच है। इसमें मैंने किसी तरह की कल्पना नहीं की, मैंने पहले ही कहा कि ये क्या है, वास्तविक है, सब कुछ इसमें रियल होगा। हम बिल्ली को भी पालते हैं, हम कुत्ते को भी पालते हैं। अब मैं लॉजिक पे आना शुरू करता हूं। क्या कि हम बिल्ली को भी पालते हैं, हम कुत्ते को भी पालते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पालतू पशु सिर्फ दो ही होते हैं, कुत्ता और बिल्ली। इसके अलावा तमाम ऐसे पशु होते हैं जिन्हें हम पालते हैं। यानी कि मैं कहूं तो क्या दो ही पशु हैं जिन्हें हम पालते हैं, बिल्ली और कुत्ता? तो आपका जवाब होगा नहीं। इनके अलावा भी कई ऐसे पशु हैं जो पालतू पशु होते हैं। पहला लॉजिक। दूसरा लॉजिक क्या कि सारी बिल्लियां ऐसी नहीं होती जिन्हें हम पाल सकते हैं। बिल्लियां भी दो तरह की, जिन्हें हम पाल सकते हैं, जिन्हें हम नहीं पाल सकते हैं। यानी कि ऐसी बहुत सारी बिल्ली होती है, आप भी देखते होंगे जंगलों में कभी जाते होंगे तो जंगली बिल्ली होती है, ऐसी काली काली डरावनी टाइप में। तो क्या हम उसे पालते हैं? नहीं। यानी कि बिल्लियों में भी दो टाइप, जिन्हें हम पालते हैं और जिन्हें हम नहीं पालते हैं। यही बात कुत्तों पर भी लागू होती है। ऐसे सारे कुत्ते नहीं होते जिन्हें हम पाल नहीं सकते हैं। कुछ कुत्ते ऐसे भी होते हैं जो जंगली कुत्ते होते हैं जिन्हें हम नहीं पाल सकते हैं, क्योंकि अगर हम उनको पाल लेंगे तो हमें पाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरह काम नहीं कर सकते। दूसरा लॉजिक क्या? पहला लॉजिक फिर से रिपीट कर रहा हूं कि बिल्ली को हम पालते हैं, हम कुत्ते को भी पालते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि दो ही पालतू पशु हों, बिल्ली और कुत्ता। इनके अलावा भी बहुत सारे पालतू पशु होते हैं। दूसरा लॉजिक क्या? हम सारी बिल्लियों को नहीं पाल सकते। पालतू बिल्लियों के अलावा जंगली बिल्लियां भी होती हैं जिन्हें, जो जंगल में ही रहते हैं, जिन्हें हम घर में नहीं रख सकते। कुत्ता भी ऐसा ही होता है। अब मैं आपको तीसरा लॉजिक बताता हूं। क्या कि कोई भी बिल्ली को हम कुत्ता नहीं कह सकते और किसी भी कुत्ते को हम बिल्ली नहीं कह सकते। कहने का मतलब कुत्ते और बिल्ली में आपस में किसी तरह का संबंध नहीं है। अब मैं आपको इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना सिखाऊंगा, ठीक है। मुझे लगता है तीन लॉजिक आपको समझ आ गए होंगे, इनमें किस तरह का संबंध हो सकता है। क्योंकि दोनों बिल्ली और कुत्ता दोनों ही पालतू पशु हैं, तो मैं क्या करता हूं कि ये एक मैं सर्कल बनाता हूं और मैं कहता हूं कि ये किसका है, ये पालतू पशु का सर्कल है। सर्कल का मतलब एक क्षेत्र है। जैसे भारत के 28 राज्य भारत की सीमा के ही अंदर आएंगे, जो भी भारत का देश है। अगर ये किसी प्रदेश का नक्शा है तो इस प्रदेश में आने वाले जितने भी जिले होंगे इस प्रदेश की सीमा के अंदर ही आएंगे। हम जब पालतू पशु का सर्कल बना रहे हैं तो हम इसकी सीमा को निर्धारित कर रहे हैं। यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो पालतू पशु होगा, कोई जानवर होगा, वो इस सर्कल से बाहर नहीं जाएगा। दूसरा हमारे लिए क्या है? कुत्ता, ठीक है। लेकिन क्या करना है कि कुत्ते को पालतू पशु के सर्कल में रिप्रेजेंट कराना है। हम कैसे रिप्रेजेंट कराएंगे? हम कहेंगे ये क्या है? कुत्तों का एक सर्कल है, कुत्तों का एक ऐसा क्षेत्र है जो, अब मैं आपको दिखाता हूं कि कुत्ते और पालतू पशु में संबंध कहां पर है। ये जो दोनों में कॉमन एरिया है, ये जो दोनों में कॉमन एरिया है, ये क्या है? ये ऐसे कुत्ते हैं जो पालतू पशु की श्रेणी में आते हैं। सेम रिलेशन एक और होगा बिल्ली का। अगर मैं एक बिल्ली का सर्कल बनाऊं और आपसे कहूं कि ये बिल्ली का सर्कल है और बिल्ली का सर्कल जो है ये पालतू पशु के सर्कल में भी टच कर रहा है, यानी कि बिल्ली और पालतू पशु के बीच में जो क्षेत्र है वो क्या है? इन दोनों में कॉमन है। अब आपको समझ आ गया होगा कि वेन डायग्राम को कैसे समझना है और कैसे वास्तविक चीजों को रिप्रेजेंट करना है। देखिए, बिल्ली और कुत्ते का सर्कल कहीं से भी एक दूसरे से टच नहीं कर रहा, पहली बात। यानी कि बिल्ली और कुत्ते में किसी तरह का संबंध नहीं होगा। कुछ बिल्लियां हैं जिन्हें हम पालतू पशु कह सकते हैं। बिल्लियों का ये हिस्सा जो हमने रेड किया है, जो हमने ब्लैक किया है, ये हिस्सा, ये ऐसी बिल्लियां हैं जो पालतू पशु नहीं है। इसी तरह कुत्तों में भी कुछ ऐसा एरिया है जो पालतू पशु नहीं है। इस तरह का आपको दिखाना है। अब ये पहला मैंने आपको समझाने के लिए दिया। इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सवाल से ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में ऑप्शंस होते हैं। आप सवाल देखिए, आपने अपने मन से रिलेशन बना भी लिया, वास्तविक रिलेशन बना लिया,
लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है कि आप उसको ऑप्शंस में सेट कर सको। आप जो सोच रहे हो वो चीज ऑप्शन में हो, क्योंकि आप जो सोच रहे हो अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो आपका सोचना व्यर्थ हो गया, क्योंकि आप तो परीक्षा देने गए हो, आपको तो नंबर चाहिए सही करके, और आपने सही नहीं किया, आपने वो नहीं सोचा जो एग्जामिनर ने सोचा। रीजनिंग क्या है, मैथ क्या है, कोई भी विषय क्या है, एग्जामिनर अपनी तरफ से एक प्रश्न बना के देता है और आपसे अपेक्षा करता है कि आप उसको डिकोड कर सको। एग्जामिनर ने जो सोचा है आप उसको सोच सको, यही सॉल्व करना होता है, चाहे जो विषय हो, चाहे रीजनिंग हो या चाहे जो भी हो। इसमें हमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें मिलनी होती है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इसको नोट कर सकते हैं। ऑप्शंस में भी हमें 3 चीजें खासकर मिलती हैं, रिलेशंस में भी हमें 3 ही चीजें खास तौर से मिलती हैं, जिनको हम अलग अलग समझेंगे। क्या? सबसे पहले हमें मिलता है ऑल, यानी कि जिसे हम कहते हैं सभी, और इसकी हिंदी तो सभी जानते होंगे, क्योंकि फिर से कह रहा हूं कि ऑल का मतलब क्या होता है, सभी। दूसरी जो बात इसमें मिलती है वो क्या? सम। सम का मतलब कुछ, कुछ मतलब समझ आ रहा है ना, कि कुछ बिल्लियां पालतू पशु के सर्कल में थी। तीसरा नो, आपको तीसरा जो मिलेगा वो नो, यानी कि कोई नहीं, यानी कि ऐसी चीजें जिनके बीच किसी तरह का संबंध नहीं है, वो किसमें आएगी? नो में। अब सबसे जरूरी है सबसे पहले इन तीनों ऑप्शंस को ही समझो। ऑल क्या है, सम क्या है, नो क्या है। क्या हम इसको दोनों तरफ से बोल सकते हैं या एक ही तरफ से बोल सकते हैं? मैं आपको एक एक ऑप्शन को समझाता हूं। ऑल के लिए मैं आपके लिए 2 शब्दों को लेता हूं। क्या? मैं लेता हूं एक शब्द कमल और दूसरा शब्द मैं लेता हूं फूल, और मैं आपसे कहता हूं कि कमल और फूल में जो भी संबंध है वो आप हमें बताओ। तो अपने आप मन में सोचोगे कि भैया कमल जो है वो तो फूल ही है, यानी कि कमल। अब आपसे पहला सवाल मैं कर रहा हूं कि क्या कमल में कोई ऐसा कमल होगा जो फूल के अंदर नहीं आएगा? आपका जवाब होगा नहीं, सारे के सारे कमल फूल ही होते हैं। मैं आपसे फिर पूछता हूं कि क्या फूल केवल कमल होता है? तो आप कहेंगे नहीं, फूलों में और भी फूल होते हैं, जैसे चंपा, चमेली, गुड़हल और सारे फूल होते हैं। यानी कि केवल कमल ही फूल है ये कहना गलत है, जबकि ये कहना कि कमल एक फूल है और कमल का सारा हिस्सा फूल के अंदर आएगा, ये सही होगा। कहने का मतलब क्या है कि ऑल के जितने भी रिलेशंस हैं हम उनको सिर्फ एक तरफ से कह सकते हैं, यानी कि जिस तरफ से भी हम कहेंगे उसको सिर्फ एक तरफ से कहेंगे। रिप्रेजेंट कैसे करना है ये देख लीजिए। अगर ये एक सर्कल है, किसका? फूल का, यानी कि इसके अंदर आने वाली हर चीज क्या होगी? फूल होगी। अगर हमें चंपा को भी रिप्रेजेंट करना हो, गुड़हल को, गेंदा के फूल को, कुछ भी ऐसा रिप्रेजेंट करना हो, तो हमें किसके अंदर लेना होगा? फूल के अंदर। ये फूल का ऐसा पूरा क्षेत्र है, जितने भी फूल होंगे वो किसमें आएंगे? इस पूरे सर्कल में आएंगे। ठीक है, इसी में एक छोटा सा हिस्सा किसका है? कमल का। इसको इस तरह हम रिप्रेजेंट करेंगे। हम क्या नहीं कह सकते हैं, क्या हम ये नहीं कह सकते हैं, अब हम कहेंगे कैसे ये समझो। क्या? कि सभी कमल फूल होते हैं, ये कह सकते हैं कि सभी कमल फूल होते हैं। ये क्या होगा हमारा? ये सही स्टेटमेंट होगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि सभी फूल कमल होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मैं आपको इसके साथ साथ स्टेटमेंट को भी बोलना सिखा देगा। सभी फूल कमल होते हैं, ये कहना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये लॉजिकली भी सोचोगे तो सभी कमल तो फूल होते हैं। कमल का ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं हुआ है कि जिसमें कुछ कमल फूल होते हों, कुछ नहीं होते हों, बिल्लियों की तरह। ठीक है, ये कमल और फूल का पहला, यानी कि ये ऑल का पहला एग्जांपल है। इसके मैं और भी एग्जांपल बताता हूँ, परेशान मत होइएगा। ये कोई छोटी क्लास नहीं होने वाली, इसमें मैं आपको ऊपर सारी चीजें बताने वाला हूँ। एकदम डीप में जाएंगे, ताकि जब भी प्रश्न आए तो आप ये ना कहो कि मैंने ऐसा कोई टॉपिक या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट छोड़ दिया जो आपकी समझ में नहीं आया और आपसे आपका नंबर कट गया। एक और एग्जांपल से इस बात को समझते हैं कि ऑल क्या होता है। मैं एक शब्द लिखता हूं भाई और दूसरा शब्द लिखता हूं आपके सामने पिता। मैं आपसे कहता हूं कि आप इन दोनों शब्दों को देखकर आपके मन में क्या आता है कि भाई और पिता में क्या संबंध हो सकता है। अब मैं आपको इसके लॉजिक को बताना शुरू करता हूं। पहला,
क्या सारे भाई पिता होते हैं? आप कहेंगे नहीं। क्या सारे पिता भाई होते हैं? आप कहेंगे ये भी जरूरी नहीं, क्योंकि हो सकता है कि आपके पिताजी अकेले हों। तो क्या हम इसको ऑल में रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो किसी के भाई होंगे, अगर वो पिता नहीं बने इसका मतलब वो पिता नहीं हुए, और कोई ऐसा पिता हुआ जिसका कोई और भाई नहीं है, वो अकेले ही है, तो वो किस में आ गए? वो ये क्या है कि दोनों तरफ से और नहीं बन सकता, ठीक है, ये किसी और में आएगा। तो आएगा किसमें? ये आएगा सम में। किसमें आएगा? सम में। ये कैसे आएगा देखो जरा। ये जो सर्कल है ये सर्कल है पिता का, ठीक है, और ये जो सर्कल है ये सर्कल है भाई का। यानी कि भाई और पिता के बीच में एक कॉमन क्षेत्र है जो दोनों में कॉमन है। अब मैं आपको बताता हूं ये कैसे सही है। क्या? जो किसी का भाई है वो हो सकता है कि पिता हो या हो सकता है कि पिता ना हो। जो लोग पिता नहीं बने वो उनको पिता नहीं कहा जाएगा, भले ही वो किसी के भाई हो। कुछ ऐसे पिता होंगे जो अकेले होंगे तो वो किसी के भाई नहीं है। यानी कि ये इसको हम बोलेंगे कैसे, स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे। अब मैं एक बात आपको और बता देता हूं। ऑल का जो रिलेशन है वो सिर्फ एक तरफ से बनता है, ठीक है। सम का जो रिलेशन है वो दोनों तरफ से बनता है। सबसे जरूरी इस चैप्टर में ऑल सम नो को समझना है, ऑप्शंस को समझना है, क्योंकि जैसे ही आप इन सारी बातों को समझ गए मतलब ये चैप्टर सॉल्व हो गया। तो हम कह सकते हैं क्या? कुछ भाई पिता होते हैं। ये मैं स्टेटमेंट सिर्फ पहली क्लास में बता रहा हूं, इसके बाद में स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, ठीक है, ये आपको समझना होगा। कुछ भाई पिता होते हैं, और क्या लिख सकते हैं कि कुछ पिता भाई होते हैं, ये भी हम लिख सकते हैं। कुछ पिता भाई होते हैं, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही है। तो ये सम हो गया। तीसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। क्या? ये दो सर्कल्स हैं, ठीक है, दो डिफरेंट सर्कल्स हैं। एक सर्कल है कुर्सी का यानी कि चेयर का, दूसरा जो सर्कल है वो मेज का यानी कि टेबल का। कौन कौन से दो शब्द हैं आपके लिए इस बार? एक है कुर्सी और दूसरा है मेज। अब मुझे एक बात बताओ कि जब आपने इस शब्द को देखा कुर्सी और मेज को, तो आपके दिमाग में क्या बात आई? क्या आपको ये लगा कि कुर्सियां मेज भी होती हैं? बिल्कुल नहीं हो सकती। क्या कोई मेज कुर्सी हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। मेज को हम कुर्सी की तरह नहीं यूज कर सकते। अगली बार आपके फूफा जी आएंगे तो आप मेज दे दीजिएगा बैठने के लिए, ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि फूफा जी नाराज हो जाएंगे। लेकिन आप उनको समझाना कि ऐसा नहीं, हमने पढ़ा कि कुर्सी मेज होती है, ये गलत बात हो गई ना। हमने कहा कि ये रियल बात है, इसको आप एकदम वास्तविक दुनिया से जोड़ लो। ये ऐसा नहीं होगा कि सारी कुर्सियां मेज हो सकती हैं, बिल्कुल नहीं। ऐसा होगा तो आपके फूफा जी के साथ आपका संबंध क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। फिर आपकी शादी में कोई नाराज होने वाला बचेगा भी नहीं। चलो, तो हमने कहा कि कुर्सी और मेज के बीच में किसी तरह का संबंध नहीं है। ना तो कोई कुर्सी मेज हो सकती है, ना ही मेज का कोई हिस्सा कुर्सी के अंदर आ सकता है। यानी कि हम इन दो सर्कल्स को जो बनाए हैं इनके बीच किसी तरह का संबंध स्थापित नहीं कर सकते, और इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि दोनों के दोनों सर्कल्स क्या होंगे? अलग होंगे। मैं आपको सिर्फ यही पर नहीं खत्म करूंगा, इसके अलावा और कुछ एग्जांपल्स आपको देना चाहूंगा ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को, वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझ पाओ। आपको जहां कहीं भी लगे कि मैं तेज लिख रहा हूं या तेज इरेज कर रहा हूं तो आप उस जगह को पॉज करिए और आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आप लोग लिखना तो चाहते नहीं। दो शब्द मैं आपके सामने फिर लिखता हूं। क्या? चंडीगढ़ और भारत, ये दो शब्द मैं आपके सामने लिखता हूं। आप जैसे ही इन शब्द को देखोगे चंडीगढ़ और भारत, आपके मन में तुरंत ये बात आनी चाहिए कि सारा का सारा चंडीगढ़ किसमें है? भारत में। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा भारत ही चंडीगढ़ में है। यानी कि ये किस तरह का रिलेशन हुआ? ऑल में क्या होता है कि हम चीजों को एक तरफ से ही बोल पाते हैं, दोनों तरफ से नहीं बोल पाते। इसके अलावा अगर कोई ऐसा एग्जांपल ले लो, जैसे ये हमने लिया कि इलाहाबाद को हमने लिया किसमें? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि सारा का सारा उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में ही है, नहीं। जबकि ये तो बोल सकते हैं ना कि इलाहाबाद क्या है कि पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश में ही है।
यानी कि इसको भी एक तरफ से बोल पाओगे और इसको भी एक तरफ से ही बोल पाओगे। जब रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? आसान है, दो सर्कल बनाया, इसको हमने कहा कि ये यूपी का सर्कल है, एक छोटा सर्कल इसके अंदर बना दिया, ये किसका सर्कल है? ये इलाहाबाद का सर्कल है। अब आप देख रहे हो कि ये जो यूपी का सर्कल है उसके अंदर सारा का सारा इलाहाबाद है, यानी कि इलाहाबाद का कोई भी हिस्सा इस सर्कल के बाहर नहीं गया। हम जब सर्कल बनाते हैं तो हम ऐसा मानते हैं कि अगर हमने इसको यूपी लिखा या फिर कुछ भी लिखा तो यूपी में जो भी चीजें हैं वो इसके बाहर नहीं जाएंगी। ये यूपी का क्या है? सीमा क्षेत्र है। तो ऑल के मैंने 3 एग्जांपल्स दे दिए। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं क्योंकि सब कुछ अनंत है, रिश्ते अनंत हैं, चीजें अनंत हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जिनको मैं बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि 3 से आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ लो, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज द किंग। अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स दूंगा। क्या मैं आपको एक 2 शब्द और लिखता हूं? क्या मैं आपको लिखता हूं शिक्षक और महिला। मैंने 2 शब्दों को लिखा, क्या? शिक्षक और महिला। मैंने आपसे कहा कि दोनों शब्दों को देखो और मुझे बताओ कि क्या जब आपने इन शब्दों को देखा है तो आपके मन में क्या ख्याल आया? तो आपको ये कहना चाहिए कि मेरे मन में ख्याल आया कि कुछ महिलाएं जो होती हैं वो शिक्षक होती हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जितने शिक्षक हैं वो सिर्फ महिलाएं हैं। लॉजिक देखो, पहला लॉजिक क्या? कि सारे शिक्षक महिलाएं हों ये नहीं पॉसिबल है। हम स्कूलों में, कॉलेजों में, कोचिंगों में देखते हैं कि सारे शिक्षक महिलाएं नहीं हो सकती, बल्कि क्या पुरुष भी होते हैं। दूसरी बात कि सारी महिलाएं शिक्षक हो ये भी जरूरी नहीं, क्योंकि सारी महिलाएं टीच करती हैं ऐसा भी जरूरी नहीं। बहुत सारे अलग अलग कामों में है, कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ करता है, ठीक है। तो सारी महिलाएं शिक्षक हो। तीसरा लॉजिक, ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई महिला शिक्षक ही ना हो, ये भी नहीं हो सकता। यानी कि ऐसा नहीं कि शिक्षक और महिला के बीच में कोई संबंध ही नहीं, या महिला और शिक्षक के बीच में कोई संबंध नहीं है ना। तो ऐसा बोल सकते हैं कि कोई महिला शिक्षक नहीं है। और जब क्या होता है, नो में क्या होता है कि हम जब कोई बात बोलते हैं, जैसे हमने कहा कि कोई ए बी नहीं है, तो ये क्या होता है कि ऑटोमेटिकली दोनों तरफ से हो जाता है। यानी कि अगर ए का कोई हिस्सा बी में नहीं जा रहा तो सिंपल सी बात है कि बी का कोई हिस्सा भी ए में नहीं आएगा, ठीक है। जैसे हम ऑल को सिर्फ एक तरफ से बोल सकते हैं, सम को दोनों तरफ से बोला जा सकता है, नो को क्या होता है एक तरफ से बोलते हैं, दूसरी तरफ क्या होता है ऑटोमेटिक हो जाता है। तो हम इसमें इसका सर्कल कैसे बनाएंगे, ध्यान दो। ये जो सर्कल है इसको हमने कहा कि ये शिक्षक का सर्कल है, इसका शिक्षक का। अब हमें रिप्रेजेंट क्या करना है, हमने हमारे मन में स्टेटमेंट ये बन गया कि हाँ ये जरूरी नहीं कि सारे शिक्षक महिलाएं ही हों, ये भी जरूरी नहीं कि सारी महिलाएं शिक्षक ही हों, लेकिन कुछ शिक्षक जो होती हैं वो महिलाएं होती हैं और कुछ महिलाएं जो होती हैं वो शिक्षक होती हैं। तो ये सर्कल मैंने बनाया शिक्षक का, दूसरा सर्कल मैंने आपके सामने बनाया महिला का, ठीक है। और मैंने आपसे कहा कि दोनों में जो हिस्सा कॉमन है, दोनों में जो हिस्सा कॉमन है वो क्या है, वो क्या है कि कुछ शिक्षक महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं शिक्षक हैं। स्टेटमेंट अगर लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं क्या कि कुछ शिक्षक महिलाएं हैं और कुछ महिलाएं शिक्षक हैं। ऐसा जैसे ही ये चीज देखेंगे आपको रियल चीजें समझ में आ जाएंगी। मैंने सम के भी 2 एग्जांपल दे दिए, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, इसके तो अनलिमिटेड एग्जांपल्स हैं। आपको नो का मैं एक और एग्जांपल देता हूं। क्या मैं आपके सामने 2 शब्द लिखता हूं, एक शब्द लिखता हूं अपने देश का नाम भारत और दूसरा मैं लिखता हूं जापान। देखो अपने मन से कोई बात मत सोचना, ये मत कहना कि भारत और जापान दोनों ही विश्व में हैं, बिल्कुल है, लेकिन हमें क्या अभी भारत और जापान के बीच में ही रिलेशन फाइंड आउट करना है। ऐसा होगा कि सवालों में ऐसे 3 शब्द 4 शब्द बढ़ते चले जाएंगे और उनमें आपस में रिलेशन बनाना होगा, क्योंकि ये पहली क्लास है तो मैं आपको सिर्फ पहले बेसिक्स बता रहा हूँ। बेसिक्स समझते जाएंगे फिर आगे की सारी समस्याएं आपकी सॉल्व होती जाएंगी। मैं आपसे कह रहा हूँ कि भारत और जापान को देखकर आपके मन में क्या ख्याल आया, तो आपको कहना चाहिए कि भारत का कोई भी हिस्सा जापान में टच नहीं कर सकता और जापान का भी कोई हिस्सा भारत में टच नहीं कर सकता। यानी कि ये 2 अलग अलग चीजें हैं, इनका जो सर्कल भी बनेगा वो 2 अलग अलग बनेगा, जिसमें हम इसको भारत कहेंगे और ये क्या होगा, जापान होगा। और इन दोनों के बीच में किसी तरह का कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी, यानी कि ये किसी भी तरह मिलेंगे नहीं। अब देखो मैंने आपको क्या क्या बता दिया।
सबसे पहले बताया कि वेन डायग्राम क्या है, उसके पहले बताया कि रीजनिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है, फिर वेन डायग्राम के सवालों पर आऊं, इसके पहले वेन डायग्राम के बेसिक्स को बताना शुरू किया कि ये जरूरी नहीं कि सवाल आपको आ जाए, जरूरी ये है कि आप किस तरह सोचते हैं। फिर मैंने कहा कि ये भी जरूरी नहीं कि आप रिश्ते बना लो, उससे ज्यादा जरूरी है कि उन रिश्तों को ऑप्शंस में फिट कर सको, आप वो बता सको जो एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है। देखो एग्जामिनर जो भी सवाल सेट करता है उसको पहले से ये मालूम होता है कि आपको क्या जवाब देना चाहिए। जैसे किसी ने पूछा कि भारत कब आजाद हुआ, मैंने आपसे पूछा कि भारत कब आजाद हुआ, तो मैं ये जानता हूं कि भारत कब आजाद हुआ, और मैं आपसे वही जानना चाहता हूं कि क्या आप भी इस बात को जानते हैं कि नहीं जानते हैं। यानी कि अगर कोई एग्जामिनर एक सवाल को दे रहा है, इसका मतलब है कि उसका उत्तर उसे पता है, उसके हिसाब से वो ऑप्शन सेट करता है और आपसे अपेक्षा करता है कि उस ऑप्शन को सही करो जो मेरे हिसाब से सही है। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार ऑप्शन और सवाल सही ही हो, क्योंकि ये एग्जामिनर से भी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन उसके लिए आपको मौका मिलता है कि आप उसको रेक्टिफाई कर सको। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस तरह के बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, बहुत सारे संबंध हो सकते हैं। मैं आपके सामने अब क्या चर्चा करने वाला हूं, विकल्पों की चर्चा करूंगा, क्योंकि विकल्पों में क्या होता है कि सबसे ज्यादा इसके विकल्प इंपॉर्टेंट है, ऑप्शंस इंपॉर्टेंट। मैंने बहुत सारे एग्जाम्स के प्रश्नों को देखा, उनके विकल्पों को देखा, उनको एनालाइज किया, मुझे पता चला कि 10 ऐसे विकल्प होते हैं जो सारी परीक्षाओं में कॉमन होते हैं। इसमें बहुत नॉर्मल से विकल्प आते हैं, जैसे कोई ऐसा विकल्प हुआ, ठीक है, कोई इस तरह का विकल्प हुआ, कोई इस तरह का विकल्प हुआ। तो हम इन प्रश्नों को सही कर पाए, इसके लिए पहले जरूरी है कि इन विकल्पों को समझ सकें, क्योंकि बिना विकल्पों ऑप्शंस को समझे हम आंसर को सही नहीं कर सकते। इसके लिए मैं आपके सामने 3 शब्दों को लूंगा, एक्स वाई जेड, और इन तीनों के बीच में रिलेशंस को रिप्रेजेंट करते हुए इन सारे 10 ऑप्शंस को क्लियर करूंगा। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इसे पसंद करेंगे। आपके मन में कोई टिप्पणी होगी तो आप उसको टिप्पणी को कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करेंगे, क्योंकि हमें भी पता चलेगा कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर आप कोई बदलाव चाहते हैं, जैसे आवाज में अगर कोई दिक्कत हो, वीडियो में कोई दिक्कत हो, उस बात को भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। जीएस मंत्रा परिवार को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए। तो कल मिलते हैं इन विकल्पों की चर्चा के साथ।